हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विदांग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर 2012 की। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे जीएस के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। फ्रेंड्स, ये कहाँ पर अवस्थित थी? उत्तर बंगाल में। फ्रेंड्स, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही होगा। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुंड्रवर्धन का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में हुआ है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य में पुंड्रवर्धन नाम की एक भुक्ति थी जो पुंड्य देश के अंतर्गत आती थी। इन ताम्रपट्ट लेखों से ज्ञात होता है कि लगभग समग्र उत्तरी बंगाल या पुंड्य देश पुंड्रवर्धन भुक्ति में सम्मिलित था और यह 443 ईस्वी से 543 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का अंग था। यहाँ के शासक उपरिक महाराज की उपाधि धारण करते थे और इन्हें गुप्त नरेश नियुक्त करते थे। कौन करते थे? गुप्त नरेश नियुक्त करते थे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, मांडा कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दायमाबाद कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। कालीबंगा संबंधित है राजस्थान से और राखीगढ़ी संबंधित है फ्रेंड्स हरियाणा से। फ्रेंड्स, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, कुंभा कहाँ से संबंधित है? काबुल। कुंभा किससे संबंधित है? काबुल से। ठीक है। और पारुणसी जो है रावी नदी से संबंधित है। सदानीरा गंडक से संबंधित है और सतुद्री नदी सतलज नदी से संबंधित है। फ्रेंड्स, गंडक को किस नाम से भी जाना जाता है? सदानीरा से। और काबुल को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, कुंभा के नाम से भी जाना जाता है। रावी को पारुणसी के नाम से भी जाना जाता है और सतुद्री को सतलज के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, हमने अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में नदियों के बारे में जब बात की थी तब हमने इन सारी नदियों के बारे में और इनके जितने नाम से इनको जाना जाता है उनके बारे में चर्चा की थी। फ्रेंड्स, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, वीडियो को, नदियों वाले लेक्चर को। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? फ्रेंड्स, निरंजना नदी पर कौन सा स्थल स्थित था? बोध गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, बादिया और महानामा एवं अस्सागी नामक 5 कौन मिले? साधक मिले थे। बिना अन्य जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। जहाँ पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान किस नाम से जाना गया? बोधगया के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, इसमें देखते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय था, वो कहाँ का राजा था? फ्रेंड्स, मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का। ऑप्शन कौन सा है? ए सही होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, इसमें कौन एक सही सुमेलित नहीं है इसको देखना है। तो फ्रेंड्स, कपूर मंजरी जो है हर से संबंधित है, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि ये किससे संबंधित है? राजशेखर से। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सारी सुमेलित हैं, जैसे कि मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की रचना है। और सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वो कौन था? कुलोत्तुंग फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। वह चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। कुलोत्तुंग प्रथम के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। उसका शासनकाल शांति का काल था। कुलोत्तुंग
प्रथम ने के शासनकाल में पश्चिमी चालुक्यों की ओर से चोलों का विरोध विक्रमादित्य षष्ठ ने किया, किंतु उसे युद्ध में पराजित होना पड़ा। कुलोत्तुंग के समय श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु उसने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमल के साथ कर दिया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर हुआ था फ्रेंड्स? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर हुआ था। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित था। तत्पश्चात इल्तुतमिश के सिक्कों पर भी बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से थे? तोंडी और मुशरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 3 और 4। अगर इसकी व्याख्या देखें तो संगम काल में पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह नौरा, तोंडी, मुसरी और नेल्सिडा आदि थे। नीर प्यार्क एक अन्य समुद्री बंदरगाह था जहां से पश्चिम में घोड़ों और उत्तर से अन्य उत्पादित वस्तुएं लाई जाती थीं। संगम काल में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या कहीं अधिक थी तथा रोमन साम्राज्य के व्यापारियों से उनका संबंध अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? इनमें से कौन तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? एक है नन्यन और कौन? टिक्कन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? वो कौन थे? हरिविजय सूरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अकबर हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। अकबर ने बल्लवाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर दी थी। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिन चंद्रसूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहरजी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दिया था तथा उसी के प्रभाव के कारण अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? जहांगीरी चित्रकार में से कौन थे? एक थे आका रिजा और कौन थे? अबुल हसन। फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी इसमें व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उनके स्थान पर छवि चित्र यानी कि व्यक्ति चित्र, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा की शुरुआत हुई। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में कौन कौन थे? एक थे फारूक और बिसनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर, आका रिजा, अबुल हसन थे। फारूक बेग जो अकबर के समय मुगल चित्रणशाला में प्रवेश किया था, जहांगीर के समय उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो किसने बनाया था? फारूक बेग ने। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? उस समय किसके नेतृत्व में मराठा नेतृत्व? ताराबाई के हाथों में था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? उस समय भारत के बादशाह कौन थे? अकबर। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं। उन यूरोपीय कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेज़ों की सफलता का कारण था इनका भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के रूप को समझना तथा व्यापार विस्तार में राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति का सहारा लेना। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था और 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? कहाँ पर बनी थी फ्रेंड्स? अफगानिस्तान में। फ्रेंड्स, की व्याख्या देख लेते हैं।
राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 में अंतरिम सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य कौन थे? बरकतुल्ला जो कि प्रधानमंत्री थे, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, सी पिल्ले, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदाबख्श और मोहम्मद अली। इसी दौरान राजा महेंद्र प्रताप अपनी सरकार के समर्थन हेतु लेनिन से मिले थे। भारत में चले हिजरत आंदोलन से जुड़े कई नेता कालांतर में अफगानिस्तान और तुर्किस्तान चले गए, जहां उन्होंने खुदाई सेना की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। फ्रेंड्स इसमें व्याख्या देख लेते हैं। राजा राममोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। किसके दरबार में? फ्रेंड्स, विलियम चतुर्थ के दरबार में। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राय की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को किस उपाधि से सम्मानित किया था? युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इनमें से सबसे पहले कौन से कॉलेज की स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज की, जो कि कहाँ पर है? कलकत्ता में है। फ्रेंड्स, राजा राममोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 और 18, यानी कि 14 वर्ष किसकी थी? लड़कियों की, और 18 वर्ष लड़कों की निर्धारित की गई थी। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं। 1891 ब्रिटिश सरकार ने एस बंगाली के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत विवाह की आयु को 14 वर्ष लड़की के लिए और 18 वर्ष लड़के के लिए निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, भारत मित्र मराठी, राष्ट्रमत बंगाली से संबंधित है, प्रजा मित्र गुजराती से संबंधित है, जबकि नायक जो है हिंदी से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था? इनमें से कौन कौन से आंदोलन थे जिनमें महिलाएं जो हैं घर की चारदीवारी से बाहर निकली थी? तो फ्रेंड्स, ये सभी आंदोलन ऐसे थे जिनमें महिलाओं ने भागीदारी की थी। कौन कौन से? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? फ्रेंड्स, कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1833। फ्रेंड्स, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। फ्रेंड्स, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। दूसरा देखते हैं कि अब कंपनी का कार्य क्या था? केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। अगला है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और इसके बाद भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। फ्रेंड्स, अगला और चार्टर अधिनियम है जिसको हम देखते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। फ्रेंड्स, 1858 का चार्टर अधिनियम के तहत भारत शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। और उसके बाद अगर हम देखें, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की भारत परिषद का भी सृजन किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। फ्रेंड्स, और इसमें इसके बाद 1861 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई,
गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली? किसमें मिली? 1861 के भारत शासन अधिनियम में। और उसके बाद अगर हम देखते हैं, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत के संवैधानिक इतिहास में ये अधिनियम एक युग परिवर्तक था, क्योंकि इसमें भारत की शासन व्यवस्था के साथ भारतीयों को संबद्ध करने का वायसराय को अधिकार प्रदान किया गया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि कंपनी में किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति और रंग के आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन डी सही है, यानी कि विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफ़ी अहमद किदवई को। फ्रेंड्स, 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 228 में से 134 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत तथा वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन सी, यानी कि पहले का तीसरा सही है। पहले का तीसरा हमारा कौन सा है? पहले का तीसरा मद्रास। और इसके अलावा अगर हम देखें, पुरुषोत्तम दास किससे संबंधित हैं? नासिक से। और सरोजनी नायडू किससे संबंधित हैं? मद्रास से। और सुभाष चंद्र बोस किससे संबंधित है? हरिपुरा अधिवेशन से। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? फ्रेंड्स, दो पर्वत श्रेणियों के बीच इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो बहती है? ये नदी जो है अरब सागर में भी गिरती है, यानी कि ये बाकी नदियां जैसे हम देखें तो अधिकतर नदियां जो हैं साउथ में, वो कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और अगर हम बात करें कुछ नदियां, यानी कि कुछ नदियां जो ऐसी हैं कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में। तो फ्रेंड्स, इसी में से एक नदी है नर्मदा नदी, जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में अपना जल गिराती है। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देखें, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। ये 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इसके बीच में ये ब्रह्मस घाटी में बहती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह 535 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड्स, माही नदी और नर्मदा नदी दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। दो पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो विंध्याचल पर्वत, दूसरा कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। फ्रेंड्स, उसके बाद आगे देखते हैं, साबरमती नदी उदयपुर ज़िले के दक्षिणी भाग से निकलती है। ये 320 किलोमीटर की यात्रा करते हुए कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? फ्रेंड्स, इसमें कौन सा सही सुमेलित है? कोलेरिज हिल कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है? फ्रेंड्स, ये दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है। ये नदी प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानी जाती है। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की फ्रेंड्स सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या में देखें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? 2696 मीटर है। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएँ 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची पहाड़ियाँ यानी कि कार्डामम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? फ्रेंड्स, सरसों। बाकी सारी फसलें कौन सी हैं? खरीफ की फसलें हैं। फ्रेंड्स, रबी की फसल देखें तो रबी की फसल जो होती है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। फ्रेंड्स, इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है। फ्रेंड्स, उसके बाद
खरीफ की फसल फ्रेंड्स, खरीफ की फसलों में देखें तो ये जो है जून जुलाई में बोई जाती हैं और कब काट ली जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं फ्रेंड्स। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, धान है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है फ्रेंड्स। उसके अलावा हम तीसरी तरह की फसल देखते हैं, एक जायद फसल फ्रेंड्स। ये जो है मई जून में बोई जाती है और कब काट ली जाती है, जून जुलाई अगस्त में काट ली जाती है फ्रेंड्स। और इसमें कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, जैसे राई है, मक्का है, ज्वार है और जूट है, मडुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2010 के तहत है फ्रेंड्स, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर सबसे अधिक तंबाकू पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स, जो क्षेत्रफल है ना फ्रेंड्स उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है फ्रेंड्स, इनमें खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई है फ्रेंड्स। इसकी व्याख्या देखें तो खुला बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। देश में इस प्रकार का बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, जहां लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक बाहरी बंदरगाह बनाया गया है। ये एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है। इसके पोताश्रय में डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी नाग भाग निकल जाने से ये पत्तन मानसूनी पवन के झकोरों से सुरक्षित रहता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है, नागार्जुन कहाँ, गोदावरी नदी पर ये सुमेलित नहीं है, जबकि नागल बांध कहाँ पर है, सतलज नदी पर, सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। अगर हम बात करें तो ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद नागल बांध सतलज नदी पर है, ये सुमेलित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ये सुमेलित है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये सुमेलित है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नागार्जुन बांध कहाँ पर है, महानदी पर है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है। सागवान का वन फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगर व्याख्या देखें, भारत में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबाई एवं सघन नहीं होते हैं। इन वनों में साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरण, बहेड़ा आदि पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है। संपूर्ण सागवान क्षेत्र का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है फ्रेंड्स, वो किया जाता है बॉम्बे हाई से। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है फ्रेंड्स, खंबात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स गुरु माही सानी जो है किससे संबंधित है, लौह अयस्क से। तलचर का क्षेत्र जो है वो किससे संबंधित है, कोयला से संबंधित है फ्रेंड्स। जादूगोड़ा का क्षेत्र किससे संबंधित है, यूरेनियम से संबंधित है। और जावर का क्षेत्र संबंधित है फ्रेंड्स सीसा से। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। फ्रेंड्स मैग्नीज का भारत में सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, मध्य प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स अरल सागर के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं, एक कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फ्रेंड्स व्याख्या में देखें तो हम देखते हैं कि अरल सागर के किनारे एशिया के 2 देश कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं, जबकि कैस्पियन सागर के किनारे एशिया के 3 देश हैं, ईरान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। फ्रेंड्स लवणता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, मृत सागर में। अगर इसकी व्याख्या देखें तो लवणता को प्रति हज़ार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हज़ार होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। फ्रेंड्स विश्व में सबसे अधिक जो लवणता है वो तुर्की की बान झील में पाई जाती है, जो कि कितने प्रतिशत है, 330%। एंड अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी
दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? फ्रेंड्स, डेथ वैली जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान फ्रेंड्स कौन नहीं है? सवाना नहीं है। तो शीतोष्ण घास के मैदान फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? पंपास शीतोष्ण घास का मैदान है, डाउन शीतोष्ण घास का मैदान है, जबकि वेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान है, और सवाना जो है शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक फ्रेंड्स इसमें से क्या है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगर सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होती है तो प्रवाल विरंजन होता है फ्रेंड्स। ये हमने बात की यूपीपीसीएस के 42 क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि हम आगे वीडियो आपके लिए अच्छे से बना सकें, और कोशिश करें कि इससे भी अच्छे तरह से बनाने की हम और ज़्यादा अच्छे से कोशिश करते रहें फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।